my students. So today we will study about drugs used in respiratory disorders. Now अब respiratory disorders के अंदर जो हमारे पास drugs use की जाती हैं उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कैसे different respiratory disorders होते हैं. तो respiratory disorders के अंदर हमारे पास major जो disorder है वो है हमारे पास अस्थमा. जब हमारे पास लंग्स के अंदर या फिर हमारे पास ब्रोंकियोल्स के अंदर किसी स्पाजम्स की वजह से जब हमारे पास ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आती है तब हमारे पास जो कंडीशन हमारी जो डिसीज कॉज होती है विच इज नोन एज अस्थमा. अब अस्थमा के अलावा हमारे पास और क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. हमारे पास स्टेटस अस्थमैटिकस होता है और उसके अलावा हमारे पास कफ भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो ड्रग्स हमारे पास कफ के ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती हैं. तो कफ की ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उससे पहले हमारे पास जो पोर्शन आता है दैट इज कि हमारे पास कफ होती क्या है. तो कफ यानी कि हमारे पास नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो कफ मतलब जब हम खांसते हैं तब हम उसको कफ बोलते हैं. कफ होता क्या है, हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो कि हमारे पास हेल्प करता है कोई ना कोई अगर इरिटेटिंग मैटर हमारी विंड पाइप के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उस इरिटेंट मैटर को बाहर रिमूव करने के लिए. कफ क्या होता है, कफ हमारे पास एक ऐसा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो किसकी वजह से होता है, हमारे पास रिमूव करने के लिए इरिटेटिंग मैटर को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से. व्हाट इज कफ? कफ इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी व्हिच हेल्प्स टू रिड्यूस इरिटेंट मैटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब जो हमारे पास कफ होती है वो दो तरह की हो सकती है. या तो कफ हमारे पास प्रोडक्टिव हो सकती है या फिर हमारे पास जो कफ है वो हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव हो सकती है. अब प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ में क्या डिफरेंस होता है? प्रोडक्टिव कफ हमारे पास वो कफ होती है जिस कफ के अंदर हमारे पास लार्ज अमाउंट्स में म्यूकस या स्पूटम का सिक्रीशन हो, और नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है हमारे पास जो ड्राई कफ होती है जिस कफ के अंदर हमारे पास स्पूटम या म्यूकस नहीं होता, वो होती है हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कफ. अब हमारे पास ये कफ जो है, ये जो बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है, ये हमारे पास एक्टिवेट कैसे होता है? तो जो हमारे पास कफ है वो हमारे पास किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई आरटीआई हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास कफ हो सकता है. इन्फ्लेमेशन के अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तब हमारे पास कफ हो सकता है. अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की कोशिश करे तब हमारे पास कफ हो सकता है. या फिर किसी केमिकल की वजह से हमारे पास कफ हो सकता है. उसके अलावा हमारे पास जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं और जो हमारे पास लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास कफ हो सकता है. अब जो ड्रग्स हमारे पास कफ की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं मेजर 4 क्लासेस के अंदर. हमारे पास 4 क्लासेस हैं जो ड्रग्स हमारे पास कफ की ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करती हैं. तो सबसे पहली जो हमारे पास क्लास है दैट इज एंटीट्यूसिव्स. और एंटीटसिव्स जो है इसके अंदर हमारे पास ओपियोइड्स और एंटीहिस्टामिन्स आती है. नेक्स्ट हमारे पास क्लास है फेरेंजियल डीमल्सेंस, और फेरेंजियल डीमल्सेंस के अंदर हमारे पास लोजेंजेस और कफ ड्रॉप्स यूज होते हैं. थर्ड क्लास है एक्सपेक्टोरेंट्स. एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर हमारे पास सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, इपिकैकुआना और ब्रोमहेक्सिन यूज होती है. और उसके अलावा मिसलेनियस के अंदर या अदर एजेंट्स के अंदर हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स यूज होते हैं कफ को रिलीव करने के लिए. अब जो सबसे पहली क्लास है एंटीटसिव्स. अब एंटीटसिव्स जो होते हैं ये हमारे पास कफ सप्रेसेंट्स होते हैं. हमारे पास जो एंटी सप्रेसेंट्स है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली हमारे पास जो कफ सेंटर होता है ब्रेन के अंदर उसके ऊपर एक्ट करते हैं और कफ सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं. और जब हमारे पास कफ सेंटर डिप्रेस हो जाता है तब हमारे पास क्या होता है, जो ड्राई इरिटेटिंग कफ होती है वो हमारे पास सप्रेस हो जाती है. अब जो एंटीटसिव्स है ये हमारे पास या तो अकेले यूज किए जाते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स के साथ.
तो क्या करते हैं एंटीटसिव्स? एंटीटसिव्स हमारे पास कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, कफ को हमारे पास सप्रेस करते हैं। कैसे सप्रेस करते हैं? These agents act directly on the cuff centers present in brain and depress the cuff centers present in brain. Due to depression of cuff center present in brain, what happens is the dry irritating cough is suppressed. अब उसके अलावा हमारे पास जो ओपियोमल्कुलॉइड, हमारे पास इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती है एंटीटसिव्स के अंदर? ओपियोइड्स और एंटीहिस्टामिन्स। अब जो ओपियोइड और एंटीहिस्टामिन्स हैं ये हमारे पास इफेक्टिव कफ सप्रेसेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्टिव कफ होती है, जो हमारे पास स्पूटम के साथ या म्यूकस वाली कफ होती है, उसके अंदर हम ओपियोइड्स को बहुत कम यूज करते हैं, या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए ओपियोइड्स का यूज अगर जो कफ है वो प्रोडक्टिव कफ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारे पास ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड्स में हमारे पास कौन से एजेंट्स यूज किए जाते हैं? तो मेजरली जो यूज्ड एजेंट है हमारे पास एज एन एंटीटसिव एजेंट इन द ओपियोइड क्लास इज कोडीन। तो हमारे पास कोडीन ड्रग यूज की जाती है। जो कोडीन ड्रग होती है वो हमारे पास उसके अंदर मॉर्फिन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनिशियली हमारे पास मॉर्फिन डिस्कवर हुई थी, मॉर्फिन यूज होती थी कफ को डिप्रेस करने के लिए, हमारे पास सप्रेस करने के लिए, लेकिन मॉर्फिन के हमारे पास बहुत ज़्यादा एडिक्टिव प्रॉपर्टीज है, हमारे पास ड्रग की डिपेंडेंस हो जाती है, और मॉर्फिन का जो यूज़ है वो हमारे पास जो अब्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके अलावा हमारे पास मॉर्फिन जो है वो हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से मॉर्फिन का यूज़ जो है वो डिक्रीज हो गया है। लेकिन कोडीन अभी भी यूज़ की जाती है, कोडीन की मॉर्फिन लाइक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये सेफर होती है इन कंपैरिजन टू मॉर्फिन। कोडीन की वजह से हमारे पास जो कॉन्स्टिपेशन के इंसिडेंसेस हैं वो कम है, हमारे पास टॉलरेंस बहुत जल्दी नहीं आती कोडीन की, ड्रग डिपेंडेंस रेयर है कोडीन की, और इसकी वजह से हमारे पास कोडीन जो है वो एज अ कोडीन लिंक्टस हमारे पास कॉमनली यूज की जाती है। कोडीन के अलावा हमारे पास फोलकोडीन जो ड्रग है वो हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे पास एडिक्टिंग प्रॉपर्टीज और एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत कम होती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो वन ऑफ द मेजर यूज्ड जो हमारे पास कफ सिरप के अंदर ड्रग आती है दैट इज डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन। अब जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन ड्रग है इसकी वजह से जो हमारे पास ड्राउजीनेस के सिम्टम्स है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कोडीन और मॉर्फिन, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके अलावा हमारे पास इथाइल मॉर्फिन, मीथाडोन और लिवोप्रॉक्सीफिन भी यूज़ की जाती है। लास्टली हमारे पास जो हमारे एंटीटसिव्स के अंदर ओपियोइड्स हैं उसके अंदर हमारे पास नॉस्कापीन ड्रग है वो यूज़ की जाती है। जो नॉस्कापीन ड्रग है इसका एंटीटसिव इफेक्ट तो है ही, इसका मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर है। अब जो नॉस्कापीन ड्रग है इसका कोई एनर्जेटिक इफेक्ट नहीं होता, और हमारे पास नॉस्कापीन ना तो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करती है ना ही हमारे पास स्लीप प्रोड्यूस करती है। अब ओपियोइड्स के अलावा हमारे पास एंटीहिस्टामीन्स यूज किए जाते हैं। अब जो ये एंटीहिस्टामीन्स है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन यूज की जाती है ड्राई कफ को सप्रेस करने के लिए। जो एंटीहिस्टामिनर्जिक एजेंट्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या करते हैं, दीज आर द लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स, और ये क्या करते हैं हमारे पास जो प्रोडक्शन हमारे पास हिस्टामीन की वजह से, हमारे पास हिस्टामीन की प्रोडक्शन की वजह से जब हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और हमारे पास कफ जो है वो इंड्यूस होती है, तो एंटीहिस्टामिनर्जिक एजेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास हिस्टामीन का प्रोडक्शन स्लो कर देते हैं या फिर हमारे पास हिस्टामीन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हिस्टामीन जो है वो कफ इंड्यूस नहीं कर पाता, और जब कफ इंड्यूस नहीं कर पाता तब हमारे पास जो कफ है उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अब इसके अलावा ओपियोइड्स और हिस्टामिन्स जो है हमारे पास शॉर्टर एक्टिंग एजेंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। अब जो हमारे पास जो कफ है वो मेजरली किसकी वजह से होती है, जब हमारे पास फेरिंक्स या फिर लैरिंक्स के अंदर
हमारे पास जो हमारा वॉइस बॉक्स है और जो हमारी फूड पाइप है और जो हमारी विंड पाइप है, इसके अंदर अगर कोई इरिटेशन हो या फिर हमारे पास कोई फॉरेन सब्सटेंस हो, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पास कफ कॉज होती है। तो हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स के अंदर फेरेंजियल डीमल्सेंट्स आते हैं। अब फेरेंजियल डीमल्सेंट्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास लोसेंजेस यूज किए जाते हैं, उसके अलावा लिंटसेस यूज किए जाते हैं, कफ ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं। अब ये जो लोसेंजेस, कफ ड्रॉप्स और हमारे पास लिंटस है, ये हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, जो डिमल्सेंट हमारे पास एजेंट्स है फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज करा देते हैं सलाइवा की। और जब हमारे पास सलाइवा की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे जो सलाइवा है वो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास थ्रोट के अंदर एक सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और जो वो सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या फिर डिमल्सेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हमारे पास जो थ्रोट के अंदर पहले इरिटेशन हो रही थी, इरिटेशन कॉज नहीं होती और हमारे पास कफ जो है उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स के अंदर हमारे पास लोसेंजेस, कफ ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं। अब जो लोसेंजेस और कफ ड्रॉप्स हैं, ये हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स हैं। क्यों? जो लोसेंजेस होते हैं ये हमारे पास हमारे माउथ ऑरली एडमिनिस्टर किए जाते हैं और ये जो है हमारे पास हमारे माउथ के अंदर कम से कम फॉर 5 to 10 मिनट्स रहते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास कम से कम 1 to 2 आवर्स तक रहता है और जिसकी वजह से हमारे पास सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट आर एक्सपेक्टोरेंट्स। अब जो एक्सपेक्टोरेंट एजेंट्स हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट्स? एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास मेजरली 2 काम करती हैं। सबसे पहले क्या करती है, वो हमारे पास विस्कोसिटी जो होती है हमारे पास ब्रोंकियल सिक्रीशन की, उसको रिड्यूस करती है। और सेकेंडली हमारे पास क्या करती है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारे थ्रोट का कंटेंट है, उसके रिमूव या स्पूटम जो है उसका रिमूवल करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग द जो कफिंग का प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास रिमूवल का प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट होती है। तो क्या करते हैं हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स? The drugs which reduce the viscosity of bronchial secretions and facilitate the removal of same during coughing। अब जो हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स है ये हमारे पास क्या ड्राई कफ के अंदर बेसिक जनरली यूज किए जाते हैं। अब जो हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स है, एक्सपेक्टोरेंट्स को हम फर्दर 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर क्लास आती है दैट इज डायरेक्टली एक्टिंग। अब जो डायरेक्टली एक्टिंग हमारे पास एजेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, उसके अलावा हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, वसाका अल्कलॉइड्स, बाल्सम ऑफ टोलू, टेर्पीन हाइड्रेट और जो हमारे पास ग्वानाफिसिन, आपने देखा होगा हमारे पास ग्वानाफिसिन का जो हमारे पास सिरप्स आते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं एज एन एक्सपेक्टोरेंट्स। अब एक्सपेक्टोरेंट्स का हमने क्या पढ़ा, ये क्या करते हैं, हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है ब्रोंकियल सिक्रीशंस की उसको डिक्रीज करते हैं। और सेकेंडली हमारे पास जो हमारा रिमूवल होता है हमारे फॉरेन मटेरियल का ड्यूरिंग द कफिंग वो करवाते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहली जो क्लास है जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है, इसके अंदर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आता है। इसके अलावा हमारे पास सर्टेन वॉलेटाइल ऑयल्स भी यूज किए जाते हैं। अब ये हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स है ये क्या करती है, हमारे पास जो हमारा ब्रोंकियोल है हमारे पास इसके अंदर डायरेक्टली उसको जाके सिमुलेट करती है और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास सिक्रीशन जो है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करवाती है। अब सबसे पहले जो हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग के बाद हमारे पास जो क्लास आती है वो आती है ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे पास रिफ्लेक्स के थ्रू एक्ट करते हैं। रिफ्लेक्स के थ्रू हमारे पास अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम आयोडाइड और इपिकैम्पुआना एक्ट करता है। थर्ड क्लास है हमारे पास म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स हमारे पास
कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रोमहेक्सिन है, उसके अलावा हमारे पास कार्बोसिस्टीन है और एसिटाइलसिस्टीन जो ड्रग्स है वो हमारे पास वो हमारे पास कैसे एक्ट करती है, म्यूकोलिटिक एक्शन के साथ की तरह एक्ट करती है। अब सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर जो हम वॉलेटाइल ऑयल्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑयल ऑफ यूकलिप्टस यूज होता है, ऑयल ऑफ एनस यूज होता है, ऑयल ऑफ लेमन यूज होता है। अब ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास या तो ऑरली एडमिनिस्टर की जाती है या फिर विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन हमारे पास एडमिनिस्टर की जाती है। ये हमारे पास क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन होती है उसका अमाउंट जो है उसको इंक्रीज कर देती है। और जब हमारे पास रेस्पिरेटरी जो सिक्रीशन का अमाउंट इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास इरिटेशन कॉज हो रही होती है उसकी वजह से जो कफ होती है वो हमारे पास सप्रेस हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास बेंजोइन का 5 ml टिंक्चर भी यूज होता है कफ को हमारे पास सप्रेस करने के लिए। और ये क्या करता है, हमारे पास जो हमारा म्यूकस होता है उसको लिक्विफाई करता है, यानी कि हमारे पास बेसिकली जो ये ऑयल्स हैं और ये हमारे पास जो बेंजोइन होता है, ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास स्टीम के फॉर्म में दी जाती है, स्टीम इनहेलेशन के थ्रू हमारे पास स्टीम के फॉर्म के थ्रू दी जाती है। अब जो स्टीम होती है, स्टीम के अंदर जो हमारे पास बेंजोइन ड्रग है ये क्या करती है, हमारे पास एक तो कफ को सप्रेस करती है फर्स्ट थिंग, सेकेंडली व्हाट इट डज इज ये हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है हमारे स्पूटम की उसको डिक्रीज करती है बाय लिक्विफाइंग द स्पूटम। उसके अलावा हमारे पास जो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, इपिकैक्वाना, टर्पीन जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्स के थ्रू एक्ट करती हैं, डायरेक्टली हमारे पास सप्रेशन करवा देती हैं कफ की। और ये क्या करती है, स्पूटम को भी लिक्विफाई करती है और इनको हम कहते हैं सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स। लास्ट जो क्लास हमारे पास आती है एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर दैट इज म्यूकोलिटिक एजेंट्स। अब जो म्यूकोलिटिक एजेंट्स होते हैं ये हमारे पास ब्रोमहेक्सिन जैसे एजेंट्स हैं, एसिटाइलसिस्टीन या कार्बोसिस्टीन जैसे एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं हमारे पास, अब म्यूकोलिटिक जो वर्ड है वो हमारे पास लाइसिस से आता है और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और म्यूको जो वर्ड है वो हमारे पास म्यूकस से आता है। तो बेसिकली म्यूकोलिटिक एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो म्यूकस का ब्रेक डाउन कर देते हैं या फिर हमारे पास म्यूकस की लाइसिस कर देते हैं, उन एजेंट्स को हम कहते हैं म्यूकोलिटिक एजेंट्स। तो हमारे पास जो ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन और हमारे पास कार्बोसिस्टीन जैसे एजेंट्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, जो म्यूकस की हमारे पास प्रोडक्शन हो रही होती है उस म्यूकस को स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास ब्रेक कर देते हैं और जो स्पूटम है उसको लिक्विफाई कर देते हैं और हमारे पास एक्सपेक्टोरेशन जो होती है, हमारे पास रिमूवल जो होती है स्पूटम की उसको प्रोसीड करवाते हैं। और जो हमारे पास ये ब्रोमोहेक्सिन एजेंट है, ब्रोमोहेक्सिन हमारे पास ऑरली दिया जा सकता है या फिर पेरेंटली भी दिया जा सकता है या फिर वाया इनहेलेशन भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्लास जो हमारे पास कफ की ट्रीटमेंट के अंदर जो एजेंट्स यूज होते हैं उसके अंदर आती है हमारे पास अदर एजेंट्स के अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स। अब ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स यूज किए जाते हैं कफ की ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास सैल्ब्यूटामोल, आइसोप्रेनालिन और एफेड्रिन जैसे ड्रग्स यूज की जाती है। अब ब्रोंकोडायलेटर्स का हमारे पास सिंपल क्या मैकेनिज्म होता है, ये हमारे पास डायलेशन करवा देते हैं ब्रोंक्यूल्स की, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास फॉरेन मैटर है और हमारे पास जो एक्सचेंज है एयर का वो और भी ज़्यादा स्मूथली होता है और हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती हमारे ब्रोंक्यूल्स में या फिर हमारे विंड पाइप में, ट्रैकिया के अंदर, और जिसके वजह से हमारे पास कफ की जो है वो प्रिवेंशन हो जाती है विद द यूज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स के अलावा हमारे पास एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं जो हमारे पास प्रीलिमिनरी कॉज है जिसकी वजह से हमारे पास अब किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो या फिर हमारे पास फॉरेन बॉडी जो है वो आ गया है हमारी बॉडी के अंदर, तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स दिए जाते हैं ताकि जो हमारा कॉज है, जो अंडरलाइन कॉज है कफ का, वो ट्रीट किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स यूज किए जाते हैं और कफ के अंदर हमारे पास जनरली एडवाइस होता है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास स्मोक करता है
तो स्मोकिंग की हमारे पास स्टॉपेज की जाए या सेसेशन की जाए ताकि जो कफ है उसका ट्रीटमेंट हो सके। सो विद दिस आपके जो ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ड्रग्स यूज इन अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।